मॉर्निंग दोस्तों, यूपीएससी निर्माण संस्था में आपका स्वागत है। आज हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं हालिया खबर के बारे में। क्या जो पंजाब में पूसा 44 की जो खेती है उसको लेकर विवाद चल रहे हैं कि इसे अगले साल तक इसे ख़त्म कर दिया जाएगा। इस किस्म को, जो धान की किस्म है, इसे ख़त्म कर दिया जाएगा। आखिर इसमें क्या कमियां हैं, इसकी वजह से राज्य में देशों में क्या घटित घटनाएं हो रही है जिसकी वजह से इसे सरकार को बंद करना पड़ रहा है, इसके बारे में हम पूरी मामले की जांच करेंगे। तो देखिए, इसमें लिखा है पंजाब में, लिखा हुआ है यहाँ पे, पंजाब में कैसे शुरू हुई पूसा की खेती, पूसा 44 की खेती, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे पूसा 44 में समस्या क्या है, इसमें क्या समस्या है। जो एक धान की फसल है पूसा 44, इसमें क्या समस्या है जो सरकार को इसे बंद करना पड़ा है, और एक आगे की राह में जांच करने की, आगे की राह में ये क्या करेगा, इसके बारे में, आगे की राह में ये क्या करेगा, इसके बारे में हम जांच करेंगे। और आखिरी में एक प्रश्न को देखेंगे, क्या एक प्रश्न को देखेंगे हम, ठीक है। तो देखिए, लिखा हुआ है पंजाब में, एक टॉपिक है ये, यहाँ पे देख सकते हैं, पंजाब में कैसी हुई पूसा 44 की खेती। यहाँ पे एक टॉपिक दिया है, यही टॉपिक पंजाब में खेती की शुरुआत वाला है। देखिए, यहाँ पे है पंजाब में कैसी हुई पूसा 44 की खेती। तो देखिए, ये जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है, जो 1993 में ये जो इसने विकसित किया पूसा 44 को रिसर्च किया, रिसर्च करके और इसे अन्य राज्यों में विकसित किया। कौन? भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था, और इससे शॉर्टकट में ICAR कहा जाता है। 1993 में इसे रिसर्च करके इसे बनाया गया, और ये पहले, सबसे पहले कर्नाटक और केरल में इसे क्या किया गया, इसे विकसित कर, इसे खेती करने के लिए डाला गया उस राज्य में, ठीक है। और कर्नाटक केरल कहाँ है, तो पहले ये देखिए, ये है पूरा भारत, ये है भारत, और इस भारत में क्या है, यहाँ पे कर्नाटक है और यहाँ पे केरल है, देख सकते हैं हम, ये है कर्नाटक, ये है केरल। इसी राज्य में पहले से, यहाँ पे जो दिल्ली सरकार है, जिस राज्य ने, यहाँ पे दिल्ली सरकार, अब कोई भी राज्य में ये स्वीकार करेगा तो ही ना। और ये क्या क्या इन्होंने अनुसंधान किया, ये जो ICAR है, उन्होंने अनुसंधान किया वहाँ से, और यहाँ से ये लोग अपने आप अपने खेती की उपज के बढ़ाने के लिए इन्होंने ये अपनाया। और यहाँ पे अधिक विकसित नहीं हुआ, उतना विकसित नहीं हो पाया जितना कि ये जो हमारा, ये जो पगड़ी वाले जो पंजाब हैं वहाँ पे विकसित हुआ, ठीक है। ये धान की उपज वहाँ पे विकसित हुआ। तो हमने पढ़ा कि कैसे अन्य राज्यों में नहीं विकसित हुआ उतना, मतलब उतना नामित नहीं हुआ, लेकिन पंजाब में कैसे विकसित हुआ, इसके बारे में जानते हैं कि वहाँ पे कैसे माहौल है, कि क्या क्या किया जाता है। तो देखिए, ये एक धान की उपज अन्य किस्मों की तुलना में अधिक, ये पूसा 44 क्या है, ये जो पूसा 44 है, पूसा 44 है, ये देखिए पूसा 44 जो है, ये क्या करता है, धान की किस्मों में क्या होता है, जो धान की उपज अन्य किस्मों की तुलना में अधिक, यानी अन्य किस्मों में जैसे हमारे बिहार या उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश में जितनी भी धान की किस्में हैं, जो या पुराने जो धान की किस्में होती है, उससे अधिक उपज की मतलब इसमें अपेक्षा की जाती है, इसमें अधिक उपज देती है क्या, धान की उपज। अब धान कैसे होता है ये देख सकते हैं आप, ये देखिए, ये धान है, इसी की उपज में बढ़ोतरी हुई इस पूसा 44 की वजह से, ठीक है। और पंजाब में खेती की शुरुआत धीरे धीरे बढ़ने के, मतलब दायरे जो है विस्तार हुआ,
यानी जब 2010 का अंत पंजाब में किसानों का काफ़ी लोकप्रियता धान की खेती के तहत लगभग, इधर देख सकते हैं यहाँ पे, और लगभग लगभग 70 से 80% क्षेत्र पर इसका विस्तार हुआ। और उत्पादन में देखिए, उच्च उत्पादकता पैदावार प्रति एकड़ लगभग 34 से 40 क्विंटल, और अन्य किस्में प्रति एकड़ में 28 से 30 क्विंटल, और पूसा 44 45,000 से लेकर 22,000 रुपये प्रति एकड़ प्रति अतिरिक्त कमाई। ये पढ़ा आपने। जैसे कि आपको अथी में डिप में जाए तो देखिए, पंजाब में खेती की शुरुआत धीरे धीरे बढ़ने के दायरे, यानी पहले यहाँ पे खेती जो धान की खेती होती थी वो कम क्षेत्र में किया जाता था, एक अथी निश्चित क्षेत्र में किया जाता था। लेकिन जब ये पूसा जो 44 आया तो इसके फ़ायदे देखकर, इसके जो फ़ायदे हैं, इसके फ़ायदे देखकर किसानों ने, इसके फ़ायदे जो देखें किसानों ने कि इसके बहुत से फ़ायदे हैं, तो इसे देखकर सभी पंजाब के किसानों ने धान की खेती पर अधिक जोर दिया, और जिसकी वजह से अधिक क्षेत्र पे क्या हुआ, धान की खेती की शुरुआत हो गई। और ये 2010 के अंत में जो पंजाब है, पंजाब के किसानों के काफ़ी लोकप्रियता धान की खेती के तहत लगभग 70 से 80% की बढ़ोतरी हुई। क्या क्षेत्र में जो 70 से 80% जो 100% अगर कोई खेती का जो क्षेत्र है उसमें उस सीज़न में क्या हुआ, 70 से 80% इसमें सिर्फ धान की खेती की जाती थी, इसमें बढ़ोतरी हुई। और फिर क्या हुआ, उच्च उत्पादकता, ये पैदावार के प्रति एकड़ में, यानी 1 एकड़ में लगभग 34 से 40 क्विंटल इसकी पैदावार की उपज होती थी, जो कि इसमें उच्च उत्पादकता होने लगी। यानी उच्च उत्पादकता में मतलब पैदावार इसके 1 एकड़ में लगभग 34 से 40 क्विंटल की उपज प्राप्त होने लगी। जो अन्य किस्में हैं उसमें 28 से 30 क्विंटल की प्राप्ति होती थी, लेकिन इसमें 7 से 8 क्विंटल की बढ़ोतरी होने लगी। और अन्य किस्में प्रति एकड़ में, जैसे देखिए यहाँ पे लिखा है, अन्य किस्में में जो है प्रति एकड़ में 28 से 30 क्विंटल की प्राप्ति होती थी, और वहीं इस पैदावार में 34 से 28 क्विंटल की प्राप्ति होती थी। और देखिए, यही नहीं, इतना ही नहीं, पूसा 44 क्या हुआ, इसने जब आया तो इसकी जब खेती होती थी तो इससे 15 से 22,000 प्रति एकड़ प्रति कमाई होती थी। इससे क्या होता था, प्रति एकड़ में इतने 15 से 22,000 की प्रति 1 एकड़ में इतने की कमाई होती थी। कोई भी किसान नहीं चाहेगा कि हाँ कोई भी खेती करे और इतने पैसे की जो मुनाफा हो रहा है वो छूट जाए, ये कोई किसान नहीं चाहेगा। इसलिए हर किसान इस पैदावार को रोपने के लिए आतुर होते थे। और इससे अन्य टॉपिक पे जाते हैं कि पूसा 44 में समस्या क्या है। इस पूसा 44 में क्या समस्या थी कि इसे सरकार को बंद करना पड़ रहा है, क्योंकि इसमें जल की अधिक आवश्यकता पड़ती थी। अब मान लीजिए इसमें क्या कमी थी जो इसे इतने फ़ायदे देने के बाद, किसानों को इतने फ़ायदे देने के बाद भी इसे भारत सरकार को इसे हटाना पड़ रहा है, और पंजाब सरकार इसे हटाने की कोशिश में लगी है। क्योंकि यहाँ पे देखिए, जल की अधिक आवश्यकता पड़ती थी। देखिए, जल की इस उपज में जाहिर सी बात है, जो पैदावार अधिक करेगा उसकी पानी की आवश्यकता अधिक से अधिक होगी ही। लेकिन देखिए, पूसा 40 इसमें क्या हुआ, पूसा 44 में
पूसा 44 में दीर्घ अवधि किस्म तैयार होने में 160 दिन लग जाते थे, यानी इसे 5 महीने 10 दिन लगभग इस किस्म के तैयार होने में लग जाती थी। और 30 से 40 दिन अधिक, देखिए 30 से 40 दिन अधिक अधिक सिंचाई के 5 से 6 अतिरिक्त चक्र की आवश्यकता पड़ती थी। यानी ये 30 से 40 दिन के इसे अधिक ये अन्य किस्मों से, जो अन्य धान की किस्में हैं उससे 30 से 40 दिन अधिक लगता है, और इसे सिंचाई के लिए 5 से 6 अतिरिक्त चक्रों की आवश्यकता पड़ती थी। ठीक है, जिसके लिए ये जो पानी की स्तर है, देखिए आगे चलिए, जो पंजाब है, देखिए ये जो पंजाब में भूमिगत जल पर काफ़ी अधिक प्रभाव 200 से 300 फीट की गहराई, यानी जो पंजाब की भूमि है, यानी पंजाब के जितने भी क्षेत्र हैं जहाँ जहाँ यहाँ यह पूसा 44 की खेती होती है, उस वहाँ क्षेत्र पर देखा गया कि वहाँ के जो भूमिगत जो जल है उसमें अधिक प्रभाव पड़ा। कितना, 200 से 300 फीट गहराई जो है वो उतने पर चली गई थी। और ये पानी की कमी अन्य किस्मों के अन्य जो खेती है उसमें भी प्रभाव डाल सकती है, और वहाँ की जो जो जनता है उसे पानी के लिए लाले पड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ से अधिक पानी की खपत कहाँ हो जा रही है, इस पूसा 44 में एक धान की किस्म उगाने में हो जा रही है। और पैसे से ज़्यादा अधिक महत्व है हमारी जो पर्यावरण है, हमारे जो संसाधन है उसकी कम से कम खपत करके हम उसका उपयोग करें, लेकिन यहाँ पे अधिक उपयोग करा जा रहा है, किया जा रहा है। ठीक है, जिसकी वजह से उसकी भूमिगत जो जल है उसे 200 से 300 फीट गहराई के नीचे चल गई है। और देखिए पराली के जलने में भी योगदान, पराली के जलने के भी योगदान। अब पराली क्या होती है ये हम दिखाते हैं आपको। देखिए यही है अनुसंधान ICAR, जिसके द्वारा इसके विकसित किया गया पूसा 44 को। ठीक है, पराली क्या है, देखिए ये जो व्यक्ति है, देख सकते हैं आप, ये जो व्यक्ति है इन्होंने क्या किया है, ये जो धान है, धान की जो पैदावार हो चुकी है और इसे काटा जा चुका है, उसे काट कर अन्य में मशीनों द्वारा उसे चावल के को निकालने के लिए जा चुका है वो धान, गेहूँ, धान, सॉरी धान। और ये देखिए उसकी जो नीचे की जो होती है पराली जिसे कहते हैं, इसके नीचे के जो ज़मीन में गड़ा हुआ है, अब उसे क्या करेगा किसान, पहले वो हटाएगा तभी तो इसके ऊपर कोई अन्य किस्में उगा सकता है, खरीफ फसल के बाद रबी फसल उगा सकता है। लेकिन क्या होता है, इसे उखाड़ने में, इसे अन्य जगह ले जाने में इस किसान को बहुत दिक्कत होगी, जिसकी वजह से ये किसान क्या करता है, इतने जो बहुत समय लगते हैं, जिसके कारण ये क्या करता है, इस पराली को जला देता है, क्योंकि रबी फसल को उगाने के वक्त आ जाते हैं। क्योंकि क्या होता है कि देखिए यहाँ पे आप पढ़ रहे हैं कि इसमें क्या होता है कि जल की अत्यधिक होती है, जल की अत्यधिक खपत होती है, और इसमें 30 से 40 दिन अधिक लग जाते हैं। क्यों, अब देखिए 30 से 40 दिन अधिक लग जाएंगे, तो यानी कि जो खरीफ जो धान की कटाई के बाद किसान क्या करते हैं, अन्य फसलों के रोपने की तैयारी करके उसे रोप देते हैं, यानी रबी उसके बाद रबी फसल की रोपने लगते हैं। जो देखिए यहाँ पे अवधि थोड़ी लंबी हो जाती है। देखिए यहाँ पे क्या होती है, इसे पराली के जलाने के कारण क्या होते हैं कि इसके जलाने के कारण होते हैं, ये जो अवधि है, यानी यहाँ पे जो 30 से 40 दिन अधिक हो जा रहे हैं वही अवधि थोड़ी लंबी हो जाती है, यहाँ पे साबित करता है। और धान खरीफ फसल है, देखिए धान जो है खरीफ फसल है, धान खरीफ फसल है,
इस फसल की कटाई कब होती है? जुलाई से इसे रोपा जाता है और अक्टूबर में इसे काट लिया जाता है। अब देखिए, ये गर्मी में इसे रोपा जाता है और ठंडी में इसे काट लिया जाता है, और ये 30 से 40 दिन अधिक लगते हैं। इसके बाद क्या होता है, यहाँ पे लिखा होगा के बाद देखिए, अतिरिक्त चक्रों की आवश्यकता 200 से 300, ये तो पढ़ लिए। यहाँ पे देखिए, जुलाई से अक्टूबर यानी अक्टूबर में इसकी कटाई हो जाती है, और रबी फसल यानी इसके बाद तुरंत बाद नवंबर से मार्च क्या होता है, रबी फसल उगाए जाते हैं। ठीक है, तो क्या बचता है, पराली को व्यवस्थित ढंग से हटाने के लिए कोई विकल्प नहीं होता। क्या होता है कि जो पराली है, हमने आपको चित्र में दिखाया था, उसे उसे जल्द से जल्द हटाकर और नवंबर से जो रबी फसल है उसे उगाने के लिए, उसे की उपज कराने के लिए जो किसान क्या करते हैं, उसके पास कम समय होते हैं इसे रबी फसल को उपज करने के लिए, तो उसमें उसके लिए समय नहीं बचता, इसलिए वो पराली को अगर हटाना शुरू कर दे, उसे अन्य जगह पर या किसी व्यवस्थित ढंग से उसे निकालना शुरू कर दे, तो उन्हें और वक्त लग सकते हैं, जिसके कारण क्या करते हैं किसान लोग, उस पराली को इस तरह जला देते हैं। देखिए, इस तरह जला देते हैं, इस तरह पराली को जला देते हैं, क्योंकि उनके पास कोई विकल्प नहीं बचा होता है कि वे क्या करें कि उसे जल्दी से जल्दी अपने व्यवस्थित ढंग से उखाड़ कर और उसे फिर रबी फसल की उपज प्राप्ति करने के लिए उसे रोप सकें। तो इसके लिए क्या करते हैं, ये पराली को जला देते हैं। ठीक, अब पराली को जलाने से क्या समस्या उत्पन्न होती है, तो ये देखते हैं, आइए देखते हैं। देखिए, पराली के जलाने से प्रदूषण की समस्या क्या करती है, जो देखिए, ये जो जुलाई से अक्टूबर जो फसल की उपज होने में तैयार लगती है, और ये ज़्यादा अधिक समय तक क्या करती है, पहले तो हम पढ़ेंगे, इसे जुलाई में जिसे रोपा जाता है, ठीक है, और इसकी उपज अक्टूबर तक होती है, अक्टूबर से ज़्यादा लेट हो जाती है, और वहीं नवंबर से हमारी रबी फसल की उपज शुरू हो जाती है। तो इसके लिए किसान क्या करता है कि जो पराली बचे होते हैं उसे जल्द से जल्द हटाने के लिए उसे जला ही देती है, और इसे जलाने के कारण यहाँ पे जो प्रदूषण है वो अधिक फैल जाता है, जिसके कारण वहाँ पे जो दिल्ली है, यहाँ पे देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे, जी देखिए, हर साल जो देखते हैं आप, दिल्ली में अत्यधिक प्रदूषण के कारण वहाँ पे जो ओस है, यानी देखिए जैसे कि एनसीआर में भी वहाँ पे पंजाब का क्षेत्र कुछ आता है, देख सकते हैं, आपको दिखा सकते हैं एक चित्र में। देखिए यहाँ पे है, ये है पंजाब और ये है दिल्ली। ठीक है, अब यहाँ पे जो खेती हो रही है, अगर यहाँ पे प्रदूषण जो है फैल रहा है उस जलाने के कारण, अब यहाँ पे प्रदूषण हो जाता है, और उसके कारण यहाँ पे जो है इस दिल्ली में वो प्रदूषण में योगदान दे देता है इस पराली को जलाने के कारण। ठीक है, हमने यहाँ तक पढ़ा कि प्रदूषण की समस्या कैसे उत्पन्न होती है। पराली और आसपास के क्षेत्र में प्रदूषण की समस्या काफ़ी गंभीर हो जाती है। ये ठंडी के मौसम में आप देखते हैं हमेशा न्यूज़ आती है कि दिल्ली में बहुत प्रदूषण फैल रहा है, वहाँ पे लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। तो इस प्रदूषण फैलाने में और योगदान दे देती है ये पराली। ठीक है, अब इसके आगे की राह में हम क्या देखते हैं कि जो अन्य किस्में हैं उसमें रिसर्च के अनुसंधान लगाया जाए। जो ICAR है, भारतीय जो ICAR है, वो क्या करे कि अन्य किस्मों पर रिसर्च करे और अनुसंधान करे उसका। ठीक है, ताकि उसके जो पूसा 44 है उसके अलावा उसे हटाकर, जो अब सरकार तो उसे हटा देगी, और उसके हटाने के बाद अन्य किस्में लागू करे जिससे पैदावार अधिक हो, जो किसान इस पे किसान फिर से जागरूकता फैले और वो क्या करे, फिर से खेती में लग जाए। तो इससे किसानों को जागरूकता
करना आवश्यक है। यानी कि अगर कोई भी किस्म को हम अगर हटा रहे हैं तो किसान को तो 15 से 22 हज़ार तक के मुनाफे होते थे, लेकिन उससे प्रदूषण फैलता था, जल की कमी होती थी, जो आगे के चल में मतलब आगे के भविष्य में हम सतत विकास जो है उसकी कमी नज़र आ सकती है। इसके लिए इसे जो इसकी खेती की किस्म है वह तो अधिक किसानों पर निर्भर थी, क्योंकि ये किसान खेती का कार्य तो किसान ही करती है। अब इसे जब हटाया जा रहा है तो अब किसान जो है वो तो निराश होगी ही। तो इसके लिए क्या करेंगे कि किसान को जागरूक करेंगे, उसे उन्हें बताएंगे कि हाँ इस पूसा 44 के क्या नुकसान है। फ़ायदे नहीं देखे वो, पहले नुकसान देखे, ताकि आगे के भविष्य के लिए वो चिंता दे ना हो। इसके लिए हम किसानों को जागरूकता करेंगे, ठीक है, जागरूक करेंगे। और पराली के लिए अति उपाय की आवश्यकता, पराली के लिए वैकल्पिक उपाय की आवश्यकता। यानी जो पराली है जो जला देते हैं तो उसको ना जलाएं, ताकि वो प्रदूषण ना फैले। और अन्य वैकल्प भी उन्हें मौजूद कराया जाए। जैसे कि अगर जब तक ये लागू नहीं होता और जब तक अन्य किस्में नहीं आती तो वो तब तक वो पराली को कैसे उसे रोका जाए, उसके लिए एक वैकल्पिक एक उपाय सोचा जाए। ताकि जैसे कि एक तरह से सोचा जाए कि सरकार जो है, केंद्रीय सरकार है, उससे उचित दाम पर खरीदे किसानों से, जिससे क्या होगा कि किसान उस जो पराली है उसे एकत्रित कर उसे सरकार को देगी, जिससे जो चलाने के जो वैकल्पिक उपाय हैं वो जो किसाने हैं वो ना करें, ठीक है। और किसानों को वित्तीय सहायक, यानी जो किसान थे वे क्या कर रहे थे, उन्हें 15 से 22 हज़ार तक की जो रुपए की जो मुनाफे हो रहे थे, उतने मुनाफे इस पूसा 44 जो है वो उसके ख़त्म होने के बाद क्या होगा, इन्हें नहीं प्राप्त होगी। तो क्या करेंगे, इसे किसानों को वित्तीय सहायक दे कि ताकि वो अन्य किस्म की उपज के लिए जागरूक होकर अन्य किस्म की उपज को बढ़ाए, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे आपने देखा कि पंजाब में कैसे, कि पंजाब में जो भारत है इसमें पंजाब है एक राज्य है, वहाँ पे कैसे पूसा 44 को विकसित हुआ और ये विकसित हुआ। और धान की उपज पूसा 44 के बारे में आपने जाना कि ये बहुत सारे अन्य किस्मों से अधिक उपज देती है, और लेकिन उपज तो देती है लेकिन अधिक समय लगाती है, अन्य किस्मों से, अन्य धान की किस्मों से अधिक समय भी लगाती है, और जल की बहुतायत में इसकी ज़रूरत पड़ती है। इसके लिए इसे सरकार ने कदम उठाया कि इसे हटाया जाए, ताकि आगे की जनरेशन जो है पानी के लिए और प्रदूषण में ना मरे, ठीक है। और इसे देखिए, ये है ICAR जो है, ये ICAR क्या है, ये यही जो है विकसित किया है, ठीक हो, पूसा 44 है उसे विकसित करने में और रिसर्च करने में इसी ने सहायता दी, ठीक है। और ये जो खरीफ फसल जो है धान वगैरह, ये देखिए मूंगफली, दाल, मक्का, ये है, ठीक है। और ये रबी फसल है, देखिए धान, गेहूँ, अन्य चीज़ें हैं, ठीक है। और जैसे दिल्ली के हालात आप देख सकते हैं, ये एक राजधानी है, हर राजधानी में इतनी सारी प्रदूषण फैलेंगे तो ठीक नहीं होगा, इसलिए उसे हटाया जा रहा है। और देखिए ये पराली को जो किसानें हैं वो कैसे जला रही हैं, जिसके कारण प्रदूषण और फैल रहे हैं। और ये जो भारत है, हमने दिखाया आपको कि यहाँ पे कर्नाटक और केरल है, जहाँ पे ये पहली बार लागू हुआ, ठीक है दोस्तों। तो अगले वीडियो में हम इससे भी अच्छे टॉपिक पे आएंगे और वे अच्छे टॉपिक से हम आपको गहराई तक समझा पाएंगे। नमस्ते दोस्तों। अब हम लोग